शरीर मल्टी सेल्यूलर का हो या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, हर प्रकार के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को अपने लिए प्रोटीन बनाना ही पड़ता है और प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी अलग अलग बनाने पड़ते हैं जैसे एंजाइम्स वगैरह। अब उन सब के लिए जरूरी होता है कि वो प्रोटीन एक जगह जाकर बने। उस जगह को, जो साइट है प्रोटीन सिंथेसिस को, उस जगह को कहते हैं राइबोसोम्स। तो ये जो राइबोसोम्स है यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है और क्योंकि प्रोटीन जरूरी है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को, इसीलिए ये यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, हर प्रकार के जो सेल्स हैं उसके अंदर ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मगर ये जो राइबोसोम्स हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और यूकैरियोट्स जैसे हमारे जो सेल्स हैं, तो ये राइबोसोम्स ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो हर प्रकार के सेल में पाए जाते हैं और इनके ऊपर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती। तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती और आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अंदर भी मेम्ब्रेन नहीं होती। मगर साथ ही यूकैरियोट्स का भी ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। बाकी जो यूकैरियोट्स के जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं उन सब के अंदर मेम्ब्रेन होती है। अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स यानी कि हर प्रकार के सेल के अंदर पाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि राइबोसोम्स हर प्रकार के सेल में एक से होते हैं। प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है वो अलग से होता है और यूकैरियोट्स के अंदर अलग। जो राइबोसोम्स होते हैं ये दो हिस्सों के बने होते हैं, एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा। तो राइबोसोम कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, एक छोटा हिस्सा ऊपर होता है और एक बड़ा हिस्सा नीचे होता है। इस छोटे वाले हिस्से को हम 30S नाम देते हैं और इस बड़े वाले को 50S, और दोनों को अगर मिला लेते हैं तो ये 80 नहीं 70S बनता है। अब आप कहेंगे कि 50 और 30 तो 80 होता है, फिर हम इसको 70S क्यों कर रहे हैं? क्योंकि S का मतलब यहां पर स्क्विडवर्ग एक यूनिट होती है, वो यूनिट ऐसी होती है जो सेडिमेंटेशन को डिटरमाइन करती है। मतलब कौन सी चीज कितनी देरी के अंदर नीचे बैठ जाती है या ऊपर रहती है सेडिमेंटेशन के बावजूद। इसका मतलब होता है कि जो 30S वाला जो पार्ट है, जो कि छोटा पार्ट है, उसको सेडिमेंटेशन में कुछ टाइम लगता है, उसकी जो यूनिट है, और जो ये 50S है उसको सेडिमेंटेशन में अलग प्रकार का टाइम लगता है। मगर इन दोनों को एक साथ में कंबाइन कर दिया जाए तो उसको 70S टाइम लगता है। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर 80S टाइप का राइबोसोम होता है और जो प्रोकैरियोट्स हैं यानी कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं जिनको इस समय हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है। अब बात आ जाती है कि ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि किसी भी प्रकार का जो प्रोटीन बॉडी के अंदर बनता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब किस प्रकार का जो प्रोटीन बनेगा उसके जो निर्देश होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर होते हैं जो कि डीएनए होता है, और डीएनए से एमआरएनए निकलता है। एमआरएनए के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आके इस राइबोसोम के ऊपर लग जाता है और वहां पर सिंथेसिस शुरू होता है प्रोटीन का। तो सेल के अंदर कई जगह राइबोसोम बिखरे हुए भी होते हैं और मेम्ब्रेन के ऊपर भी होते हैं, और ये जो एमआरएनए है ये बाहर से आया है और ये आके इन राइबोसोम्स के ऊपर लग जाएगा। तो ये जो एमआरएनए है ये जैसे ही आता है ये राइबोसोम्स के बिल्कुल इस जगह जाकर इसमें इकट्ठा होने लग जाता है और जो दूसरे जो राइबोसोम्स हैं वो आगे आके उसके लगते जाते हैं। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि यहां पर ये एमआरएनए आके लग गया और यहां पर जो दूसरे जो ये राइबोसोम हैं ये भी इधर आके इकट्ठा होने लग जाते हैं और एमआरएनए जो जितना भी पूरा का पूरा एमआरएनए है इसके सामने ये राइबोसोम लग जाते हैं। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बहुत सारे मटके रखे हुए हैं और उनके जो गले हैं वहां पर हमने रस्सी टाइप कुछ बांध रखा है, मगर ये इस तरीके से होता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। तो जो एमआरएनए होता है उसके पास में एक कोडॉन होता है। इन कोडॉन के बारे में हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, मगर ये मान लीजिए कि एक कोडॉन होता है, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड होता है वो साइटोप्लाज्म में आता है और इसके जाके लग जाता है। यानी कि जितने भी राइबोसोम्स हैं उनके गले के अंदर ये जाके एक जगह बन जाती है जहां पर जो एमिनो एसिड्स हैं वो आके वहां पर लगते रहें, और जैसे ही वो सारे के सारे लग जाते हैं तो ये जो मटके होते हैं ये घूम जाते हैं, यानी कि आगे बढ़ जाते हैं। जो बाकी जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर अलग अलग जगह अमीनो एसिड्स मौजूद रहते हैं और ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनको यहां तक ले जाया जाता है और ये जो राइबोसोमल साइट्स हैं यहां पर आके ये अटैच होने लगते हैं। अब अटैच होने लगते हैं इसका मतलब होता है कि यहां पे प्रोटीन जो है वो बनना शुरू हो गया है। अब जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे बनते जाएंगे ये जो राइबोसोम्स हैं ये घूमते जाएंगे और इसके हिसाब से ये आगे बढ़ जाएंगे। तो ये वाले जो अमीनो एसिड हैं ये नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चले जाते हैं, यहां चले गया, यहां चले गया, यहां चले गया, इस तरीके से आगे। और जो दूसरे वाले अमीनो एसिड्स हैं वो यहां पे आके
लग जाएंगे। इस प्रकार से जितने भी कोडॉन है एमआरएनए के, उन सभी के सभी जो कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड्स है उनकी चेन बन जाएगी। और यही तरीका होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। इसके बहुत सारे अलग स्टेप्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसको आने वाले समय के अंदर हम जान लेंगे, मगर अभी के लिए जानकारी के लिए इतना जरूरी था कि आप ये समझ पाते कि प्रोटीन सिंथेसिस की साइट आखिर ये होते कैसे हैं, क्योंकि इन्हीं की जो जगह होती है, इनकी जो साइट होती है, वहीं पर आके अमीनो एसिड्स आके अटैच होते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा अटैच होता है, वो आगे बढ़ जाता है और पूरी की पूरी एक सिंथेसिस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यहां पर हो जाती है। एक चीज और यहां पर जान लीजिए कि ये जो कितने सारे जो राइबोसोम्स हैं एमआरएनए के, जब अटैच हो गए हैं तो इसको हम एक नाम दे देते हैं और वो नाम होता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। यानी कि ये एमआरएनए जो है इन राइबोसोम के साथ में अटैच हो जाएगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम कह देंगे। यानी कि जो राइबोसोम है और एमआरएनए है ये मिलके ही पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बनाते हैं। अब हम बात करते हैं ये इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है। तो ये एक नॉर्मल सा सेल मैंने प्रोकैरियोटिक बनाया है। इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म दिख रहा है, इसके अंदर कई सारे मटेरियल हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि वहां पर अमीनो एसिड था, एमआरएनए वगैरह भी उसके अंदर घूम रहे थे। तो ये इंक्लूजन बॉडीज साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी रिजर्व मटेरियल होता है, जो उस समय काम में आ रहा होता है या आगे कभी आने वाला होता है, मतलब सेल के लिए जो जरूरी सामान होता है, उन सभी सामान को हम इंक्लूजन बॉडीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज हैं ये साइटोप्लाज्म में कहीं भी फैले होते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसेइन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। इन एग्जांपल्स के अलावा भी और भी कई तरीके की इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, मगर एग्जांपल के तौर पर आप इतना ध्यान में रखिए। और इंक्लूजन बॉडीज की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर पहली बात तो मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि ये नॉर्मली ग्रैन्यूल्स होते हैं और ये लाइव फ्री इन साइटोप्लाज्म, कहीं कहीं पर भी इस तरीके से ये फैले पड़े रहते हैं। इस प्रकार के जो ग्रैन्यूल्स वगैरह होते हैं उनको हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। मतलब सेल के अंदर जो भी जनरलाइज छोटे मोटे ग्रैन्यूल्स वगैरह जो एक्स्ट्रा जितना भी सामान है, उन सबको हम इंक्लूजन बॉडीज के अंदर तो इंक्लूड कर ही लेते हैं। साथ ही के अंदर एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंक्लूजन बॉडीज के अंदर इंक्लूड करते हैं, वो है गैस वैक्यूल्स। ये जो गैस वैक्यूल्स हैं ये भी इंक्लूजन बॉडीज होते हैं और ये ब्लू ग्रीन या फिर ब्लू या फिर ग्रीन तरीके के जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और यहां पर भी ये जरूरी नहीं है कि हर प्रकार का जो इंक्लूजन है वो हर प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद हो। अलग अलग तरीके के प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उसके अंदर अलग अलग तरीके के इंक्लूजन्स हो सकते हैं, मगर जनरलाइज्ड वे के अंदर हमने समझ लिया कि राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो लीजिए, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज हमारा कंप्लीट हो गया। राइबोसोम यूकेरियोट्स के अंदर और प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं और इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरा, राइबोसोम जो होते हैं वो दो यूनिट के बने होते हैं, एक 30s यूनिट और एक 50s यूनिट, और वो मिला के 70s बनता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकेरियोट्स के अंदर ये होता है 80s टाइप का। इसके बाद हमने ये जान लिया कि जो पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम किस प्रकार से बनते हैं, और ये जो पॉलीराइबोसोम पॉलीसोम होते हैं जो कि एमआरएनए के साथ में मिलकर राइबोसोम के साथ में बनते हैं, इन्हीं को हम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ये नहीं हो तो प्रोटीन्स बने ही नहीं। और लास्ट में हमने इंक्लूजन बॉडीज के बारे में जाना। ये जो इंक्लूजन बॉडीज होते हैं ये साइटोप्लाज्म में कैसे भी रहते हैं, इनके ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो हमने जान लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इनके अंदर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और ये साइटोप्लाज्म में कहीं भी रहते हैं। गैस वैक्यूल्स भी इंक्लूजन बॉडीज कहे जाते हैं और ये 3 तरीके के जो बैक्टीरिया हैं इनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो अभी तक हम ये जान रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, और जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को हमने यहां पर जैसे पढ़ रहे हैं कुछ समय से, उसके अंदर भी हम ये जान रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये जनरलाइज्ड जान रहे हैं हम, और इनको जानते हुए हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती जा रही है। हमें पता चलता जा रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी के अंदर आखिर होती कैसे है। बैक्टीरिया और लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो हमने यहां पर देख लिया, समझ लिया, मगर जो नेक्स्ट टॉपिक है वहां से हम यूकेरियोटिक सेल्स यानी कि इससे जो ज्यादा उन्नत है, जो एडवांस्ड है, जो इवोल्यूशन जिनका हो चुका है, उन सेल्स के बारे में हम जानना शुरू करेंगे।